तो ये जो एक्ट है, ढंग से बात सुनिएगा क्या हो रहा है इस एक्ट में, प्यार से इसको इसका छोटा नाम है सरफेसी, है ना। तो सरफासी या सरफेसी कुछ भी बोल सकते हो, पूरा नाम लिखना है आपको। तो एग्जामिनर को नहीं पता कि ये सरफासी है या पूरा पूरा नाम लिखना पड़ेगा आपको। पूरा नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इतना बड़ा नाम है, याद करने के लिए इसको 3 टुकड़ों में बांटा गया है। दिस होल एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एंड वो 3 पार्ट्स क्या है? सिक्योरिटाइजेशन पहला पार्ट है, सिक्योरिटाइजेशन पढ़ेंगे हम। फिर दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हम RFA, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट, एंड तीसरा पार्ट पढ़ेंगे हम ESI, दैट इज एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। 3 पार्ट्स में पूरे चैप्टर को डिवाइड किया है, SA, RFA, ESI, सा रफा एसी, ठीक है। SA, that is securitization, RFA, reconstruction of financial asset, and ESI, enforcement of security interest। इस पूरे चैप्टर को समझाने के लिए मुझे 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। 15 मिनट्स का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप पूरा चैप्टर गेन कर लोगे। मतलब उसके बाद तो सिंपल रीडिंग करनी है हमें, है ना। कॉन्सेप्ट एक बार इस चैप्टर का आ गया तो आप देखोगे कि उसी कॉन्सेप्ट को, मतलब हम जो समझेंगे उसी कॉन्सेप्ट को 20 सेक्शन में डाल रखा है। वैसे ये 40 सेक्शन तक जाता है, लेकिन आपके 20 सेक्शन से एप्लीकेबल है तो हम वही पढ़ेंगे, है ना। तो एक बार कॉन्सेप्ट लर्निंग हो जाए, फिर यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि यार ये तो हाँ जो बोला था मैम ने वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। अब ऐसा ही होता रहेगा। कॉन्सेप्ट प्लीज पिक करना, कॉन्सेप्ट को पिक करना, इट्स सो इम्पोर्टेंट। कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ कॉन्सेप्ट समझाने, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तो यहां स्टार्ट हो रहा है कॉन्सेप्ट। 3 वर्ड्स बोले हमने इसमें, पहला बोला सिक्योरिटाइजेशन, दूसरा बोला रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, एंड तीसरा बोला एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सरफेसी, सरफेसी, SARFA एंड ESI। तो स्टार्ट करते हैं। एक कहानी सुनते जाना, उस कहानी में सब पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो कहानी इस तरीके से है। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, एक कंपनी है सृष्टि पाटोदिया लिमिटेड। एक कंपनी है हमारी सृष्टि के ऊपर, सृष्टि पाटोदिया लिमिटेड इज अ कंपनी। इस कंपनी ने बैंक से लोन लिया है 100 करोड़ का। इस कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, 100 करोड़ का लोन लिया है। कौन से बैंक से? बैंक का नाम ले लेते हैं हम, SBI। SBI बैंक से इसने 100 करोड़ का लोन लिया है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, बहुत बड़ी फाइनेंसिंग करवाई है इसने, ठीक है। बैंक की बुक्स में, चलो बैंक की बुक्स छोड़ो अभी। तो 100 करोड़ का लोन लिया है सृष्टि ने, सृष्टि पाटोदिया ने, या फिर कुछ भी, एक कोई पर्सन भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, बोरोवर इंडिविजुअल के अलावा भी कोई हो सकता है, कोई भी चलेगा। अभी हमने कंपनी ले ली है सृष्टि लिमिटेड, बिकॉज 100 करोड़ की फाइनेंसिंग जनरली डाइजेस्ट नहीं होता कि कोई इंडिविजुअल लेता है, ठीक है ना। तो हमने एक कंपनी है सृष्टि लिमिटेड, उसने 100 करोड़ का लोन लिया है SBI से। अब ऑब्वियसली SBI फोकट, मतलब इसके लिए सिक्योरिटी मांगेगी, ऐसे तो देगी नहीं। इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? जरूरी थोड़ी है कि सृष्टि डिफॉल्टर निकल जाए तो इसके लिए वो इस एसेट को सिक्योर करवा लेगी, वो इस लोन को सिक्योर करवा लेगी। मतलब सृष्टि को बोलेगी प्लीज आप कुछ गिरवी रख दीजिए, है ना। तो सृष्टि ने अपना बंगलो था, 300 करोड़ का बंगलो था, वो गिरवी रख दिया। मॉर्टगेज बोलते हैं, जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हो तो उसको मॉर्टगेज बोलते हैं, एंड जब मूवेबल आइटम को गिरवी रखते हैं तो उसको प्लेज बोलते हैं, हाइपोथिकेशन बोलते हैं। आपने पढ़ा हुआ है बचपन में, नहीं पढ़ा हुआ तो सीख लो। इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप गिरवी रखते हो तो मॉर्टगेज बोला जाता है, एंड द पर्सन जिसने दी है वो मॉर्टगेजर है, और जिसको दी है वो मॉर्टगेज ही है। तो इस केस में मॉर्टगेजर कौन है? प्लीज रोक देना, अगर कुछ भी डाउट लगे ना, आप प्लीज रोक देना वहीं पर, ठीक है। मैं बोर्ड का यूज करना चाहती थी इसमें, बट मैं बाहर नहीं निकल सकती हूँ, नहीं तो आपको बोर्ड के फॉर्म में समझाती, बट आई कैन नॉट गो आउटसाइड, ठीक है। चलो वापस से सुन लो। तो देखो, वो जो असेट थी 300 करोड़ का बंगलो, वो मॉर्टगेज पे रखा है किसने? सृष्टि ने। किसको? बैंक को, SBI को। हु इज द मॉर्टगेजर? सृष्टि। हु इज द मॉर्टगेजी? SBI, ठीक है। अच्छा, हु इज द बोरोवर?
बोरोवर कौन है एक बार बता दो फटाफट से, मुझे पता लग जाएगा समझ आ रहा है या नहीं. हु इज द बोरोवर इन दिस केस? सृष्टि लिमिटेड, ठीक है. एंड हु इज द लेंडर? एसबीआई. एसबीआई इज द लेंडर. वेरी गुड. अच्छा और सुनो, क्या मैं, अच्छा आप बताना जरा, हु इज द क्रेडिटर? क्रेडिटर कौन है? हु इज द क्रेडिटर? एकदम करेक्ट, एसबीआई. एंड हु इज डेटर? सृष्टि. ये बातें आपको समझ आ गई क्या? रिपीट कर देती हूँ मैं वापस से. देखो, सृष्टि ने लोन लिया है 100 करोड़ का एसबीआई से, तो सृष्टि हो गई है बोरोवर और डेटर बोल सकते हैं, है ना. और एसबीआई क्या हो गया है? लेंडर, या फिर हम बोल सकते हैं उसको क्रेडिटर. ठीक है. सृष्टि ने इस लोन के लिए अपनी एक प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करा है. 300 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, बंगला था इसके पास, वो इसने मॉर्टगेज पे पेपर्स दे दिए हैं एसबीआई को. हु इज द मॉर्टगेजर? सृष्टि. हु इज द मॉर्टगेजी? एसबीआई. ये सारी कहानी खत्म हुई. अब क्या होता है, ये लोन, लोन के बारे में बताती हूँ आपको कि ये जो लोन लिया था सृष्टि ने, दैट इज ऑफ 10 ईयर्स. रीपेमेंट पीरियड है इसका 10 साल का, और इंटरेस्ट रेट है 10%. ठीक है, रीपेमेंट पीरियड है 10 साल का, इंटरेस्ट रेट है 10% की. ठीक है, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन है. अब क्या होता है, ठीक है, लोन चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है. बाद में आफ्टर 10 ईयर्स पता लगता है कि सृष्टि प्रिंसिपल अमाउंट पे करने में, यार 10 साल भी क्यों, 5 साल में सृष्टि नहीं दे रही है पैसा, 10 साल तक कौन रुकेगा, है ना. मतलब उसका 5 साल 2 साल कभी भी डिफॉल्ट कर सकती है सृष्टि. तो सृष्टि ने 2 साल बाद ही डिफॉल्ट कर दिया, मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं कर रही है, नहीं दे रही है इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रही है वो बैंक की. तो बैंक को क्या करना चाहिए? बैंक एनपीए डिक्लेयर करता है. सुना होगा बचपन में आपने नाम एनपीए का, नॉन परफॉर्मिंग असेट. 90 दिन से ज्यादा ओवरड्यू हो जाता है तो फिर उस असेट को नॉन परफॉर्मिंग करना पड़ता है. 90 दिन से ज्यादा ओवरड्यू, ड्यू डेट के बाद 90 दिन अगर ओवरड्यू हो जाते हैं तो उस असेट को एनपीए डिक्लेयर करना पड़ता है बैंक को. तो बैंक ने सृष्टि के अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर दिया है. अब बैंक क्या सोच रहा है, यार क्या करें, ये तो मतलब पैसा गया, डूब गया हमारा तो पैसा, 100 करोड़ का रुपए डूब गया, ये तो कुछ नहीं देगी हमें. तो बैंक ने एक दिमाग लगाया. बैंक ने क्या किया, देखो बैंक सुनना क्या क्या होता है. बैंक इज कंसर्न्ड विद इट्स मनी. बैंक, आप सोचोगे कि मैम अगर पैसा नहीं दे रही है सृष्टि तो असेट रियलाइज करवा लो ना, असेट रियलाइज करवाओ, और असेट रियलाइज करवा के जितना भी पैसा बनता है वो रख लो, है ना. तो ये एक बहुत ही मुश्किल कंडीशन होती है. जनरली आपको भी पता होगा, विजय माल्या की एक गोवा का बंगला अभी तक ऑक्शन ही ऑक्शन हो रहा है उसका. वो है कितने का, लेकिन उसकी वैल्यू मिल ही नहीं रही है, क्योंकि वैल्यू क्या होता है, वैल्यू गिर जाती है. जितने की असेट होती है ना उतने की तो वाकई में रहती ही नहीं है. ये प्रैक्टिकल बात है. ये जो 300 करोड़ का इसने बंगला रखा था, एक्चुअल में 300 करोड़ रहा ही नहीं. क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसकी क्रेडिबिलिटी गिर गई ना. सृष्टि का बंगला, अब सब लोगों को पता है मार्केट में कि यार ये क्या है, बैंक के पास सिक्योरिटी रखी हुई थी, और बैंक के पास सिक्योरिटी रखी हुई है, दैट मीन्स इसके भाव इतने हैं नहीं, बैंक को बेचना है, उसका डेट रिकवर करना है. तो आपको पता होना चाहिए, अपने आप ही मार्केट में इसकी वैल्यू कम हो जाती है. ऑब्वियस, मतलब ये बहुत ही ऑब्वियस बात है कि वो गिर जाएगी, लोग नहीं खरीदते हैं, बहुत ही कम वैल्यू पे खरीदते हैं. अभी लेटेस्ट एसबीआई के ऑक्शन में, एसबीआई ऑक्शन कर रही है कुछ असेट्स का, एनपीए डिक्लेयर हो गए थे कई, और गिरवी रखे हुए असेट्स का ऑक्शन कर रही है. तो वो ऑक्शन में इतनी कम बोली लगाते हैं लोग क्योंकि नहीं खरीदते हैं जनरली इतने हैवी प्राइस पे. 300 करोड़ का वैल्यू था जब रखा था, है ना. और अब तो हो सकता है 70 करोड़ में ही लोग खरीद ले. तो ऐसा भी होता है. तो बात क्या है कि एसबीआई लिमिटेड, एसबीआई ने क्या किया, एसबीआई इज कंसर्न फ्रॉम मनी. एसबीआई चाहता है यार पैसा आ जाए तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, मेरे को तो पैसे से मतलब है, मुझे सिक्योरिटी से मतलब ही नहीं है, मैं रिकवरी नहीं करवा सकता, इसका ऑक्शन कराऊं, इसको फिर बेचने के लिए सारे काम करें और वो इतने मतलब पूरा पैसा भी रिकवर नहीं हो. तो आई एम कंसर्न विद मनी ओनली. मुझे तो पैसा दे दो, आप दो, बोरोवर दे या बोरोवर के बिना कोई भी दे, मुझे पैसा दे दो.
ठीक है, तो अब क्या करती है ये एसबीआई ने, क्या किया, एक कंपनी बनाई, दैट इज नोन एज असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसबीआई क्या कर रही है, एक कंपनी बना रही है, उस कंपनी का नाम है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, है ना। ये कौन बना रहा है, बैंक बना रहा है, दैट इज एसबीआई बना रही है। उस असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी बोल देंगे उसको, शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं हम एआरसी। अ कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय अ बैंक, मतलब उसका स्पॉन्सर कौन है, बैंक है, बैंक ने उस कंपनी को बनाया और उस कंपनी का नाम है एआरसी। और भी नाम है, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी बोल सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोलते हैं, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी मतलब भी एआरसी, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मतलब भी एआरसी। तो काफी सारे नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब इस बैंक ने क्या किया, बैंक ने बोला कि आप ऐसा करिए कंपनी, आप मेरा एनपीए खरीद लो, ये जो एनपीए हो गया है मेरा 100 करोड़ का एनपीए है, वो आप खरीद लो, मतलब आप मुझे पैसे दे दो। वो जो कंपनी है एआरसी, वो एआरसी को बोल रही है बैंक कि आप मेरा एनपीए खरीद लो और आप मुझे पैसे दे दो। फिर एआरसी बोलता है मैं क्या करूंगा इस एनपीए का, तो एआरसी का काम ही ये है, एआरसी इज नोन एज वसूली कंपनी। एआरसी मतलब ये लोग इतने इतने चैंपियंस होते हैं टू रिकवर द लोन फ्रॉम बोरोवर्स, कि इनका ये काम ही है, ये बनाई इसलिए गई है, इसका पर्पस ही है, कोई और काम नहीं करती, ये वसूली का धंधा ही करती है। तो ये वसूली का काम करती है, तो बिल्कुल ठीक है। तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने बैंक को बोला, या बैंक ने इसको बोला कि आप हमारे एनपीए खरीदो, आप हमें तो इंस्टेंट पेमेंट करके इससे रिलीव करवाओ। मतलब अब क्या होगा, अब सिनेरियो में क्या है चीजें, कि बैंक ने अपना पूरा काम, ये जो पूरा एनपीए था वो किसको दे दिया है, ये सारे अधिकार अधिकार दिए, देखो अधिकार किसका, डेट रिकवर करने का, डेट रिकवर करने का अधिकार किसके पास है, अभी बैंक के पास है। सृष्टि से बैंक कौन रिकवर करेगा, बैंक। लेकिन बैंक ने ये अधिकार पूरा किसको दे दिया है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, है ना। तो अब इस ये जो चीज हुई है उसको बोलते हैं असाइनमेंट। आपने सुना होगा असाइनमेंट बचपन में, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है हमने। असाइनमेंट नेगोशिएशन में भी पढ़ा है, नेगोशिएबल में भी पढ़ा है। असाइनमेंट मतलब होता है जब आप राइट्स ट्रांसफर करते हो, अपना अधिकार ट्रांसफर करते हो, दैट इज नोन एज असाइनमेंट। तो यहाँ पर बैंक ने असाइनमेंट कर दिया, हु इज असाइनी हेयर, एआरसी, हु इज असाइनर हेयर, बैंक। तो बैंक ने ये अधिकार अपना एआरसी को दे दिया है कि अब आप रिकवरी करिए, है ना, मुझे तो लाके दे दीजिए पैसा। एआरसी क्या करता है, एआरसी अप्रोच करता है क्यूआईबी को। देखो अब एआरसी पे पहुंच जाओ आप, एआरसी एक कंपनी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अप्रोच करता है क्यूआईबी। व्हाट इज क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स क्या होते हैं, एआरसी, एआरसी देखो ऐसे कोई मतलब उठाईगिरी कंपनी नहीं है, दैट मींस एआरसी इज रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 3 ऑफ आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको बनाता है, तो ऑब्वियसली इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो एआरसी क्या करती है, मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज इशू करती है इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, और उससे उसको क्या मिलता है, पैसा। एआरसी क्या करा है, एआरसी ने क्यूआईबी को अप्रोच करा है, या फिर अदर रिटेल इन्वेस्टर्स, उनको क्या दिया है, अपने सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स दिए और उनसे क्या ले लिया है, पैसा ले लिया है। कितना पैसा, 100 करोड़ का पैसा ले लिया है, 100 करोड़ रुपए ले लिया है। एआरसी ने क्या किया, अपने डिबेंचर्स और सिक्योरिटीज इशू करे, शेयर्स नहीं, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स वगैरह, एंड पब्लिक से क्या ले लिया है, पैसा। अब पब्लिक ने क्यों दिया है यार, रिटर्न मिलेगा ना, रिटर्न मिलेगा, अच्छा रिटर्न देती है ये एआरसी, अच्छा रिटर्न देती है। और इस एआरसी ने क्या किया, जैसे इसके पास 100 करोड़ आया, और ये 100 करोड़ किसको दे दिया, बैंक को, कि ये लो। बैंक को 100 करोड़ नहीं देगी, देखो बैंक को वो कितना देगी, वो बोलेगी अच्छा आपका डेट कितने का था, 100 करोड़ का था ना, मैं आपको देती हूँ 80 करोड़, आप 80 करोड़ रखो, और ये 20 करोड़ किसकी इनकम हो गई, नेट, एआरसी की इनकम। ऑब्वियसली बैंक अगर रिकवर कराने जाता तो बैंक तो पता नहीं कब रिकवर कराता, कितना टाइम लगता, और ये पूरा पैसा भी रिकवर नहीं करता। अगर आप असेट को बेचोगे तो भी इतना नहीं मिलता। तो बैंक ने क्या किया कि आप तो मुझे अभी अभी की अभी एआरसी को क्रिएट करा, और एआरसी से ये पूरा एनपीए, एआरसी को एनपीए दिया और उससे पैसा ले लिया, कम लिया, ऑल्दो कम लिया, भाई जीरो आता। सृष्टि तो कुछ नहीं दे रही थी बैंक को, उसने तो मना कर दिया, वो तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई, तो बैंक के पास तो कुछ नहीं आएगा। प्रॉपर्टी बेचोगे तब भी कुछ नहीं आएगा, बैंक अगर प्रॉपर्टी बेचता है तो भी कुछ नहीं आएगा। तो उस केस में बैंक ने क्या किया, ये एनपीए किसको बेच दिया, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, और असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने क्या किया, फंड रेज करा।
फंड रेज करा बाय इशूइंग डेट, बाय इशूइंग डिबेंचर्स, बाय इशूइंग डिबेंचर्स, एंड पब्लिक ने उसको पैसा दिया, और वो पैसा उसने किसको पकड़ा दिया? बैंक को, एसबीआई को। ठीक है, इसमें एआरसी को क्या फायदा हुआ? बिल्कुल नेट इनकम देख लो, 20 करोड़ की इनकम हो गई इसको, है ना। और इन्वेस्टर्स को क्या फायदा हुआ? वो जो क्यूआईबीज थे उनको क्या फायदा हुआ? इंटरेस्ट मिलेगा 10% का। सिक्योर्ड है क्या पैसा? वो जो सिक्योरिटी वो जो रखी थी ना बंगलो, वो बंगलो इनको सिक्योर्ड रख देता है। था तो बैंक को तो पैसा मिल गया, तो वो बंगलो किसके पास चला गया? एआरसी के पास। मतलब उसका बंगलो पे अधिकार अब किसका है? एआरसी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इसको एज अ सिक्योरिटी रख देती है, किसके लिए? क्यूआईबीज के लिए, कि अगर मान लो आपका पैसा देने में असमर्थ हूं, आप ये बंगला बेच लेना। सिक्योरिटी उसने क्या रख लो, वो जो बंगला सृष्टि ने दिया था बैंक को, वो बैंक ने एआरसी को दिया, एआरसी ने इन्वेस्टर्स को दिया। तो अब इन्वेस्टर्स ने क्या दिया है? पैसा दिया है 100 करोड़, और इन रिटर्न उसको 10% का, 10% नहीं, मान लो 11%, 11% की इंटरेस्ट रेट से तो रिटर्न मिलेगा, एंड साथ में एक सिक्योरिटी भी है, अगर मान लो डिफॉल्ट करता है एआरसी तो सिक्योरिटी बेच के पैसा रियलाइज कर लेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें देखो क्या हुआ। अब बैंक बैंक का जो एनपीए था वो कन्वर्ट हो गया पीए में, परफॉर्मिंग असेट बन गया, मतलब उसके पास तो पैसा आ गया। और ये जो माहिर है रिकवरी करने में, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अब देखो, वैसे सृष्टि से अभी तक कुछ पैसा नहीं आया, आएगा जब देखेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं? रिकवरी कर रहे हैं किससे? सृष्टि से। मतलब सृष्टि इसको इंस्टॉलमेंट देती रहेगी, किसको? अब एआरसी को। अगर नहीं दे रही है तो बंगला बेचेंगे इन द एंड, लेकिन ये एआरसी इसको नोटिस देता है, काफी सारे काम करता है एआरसी। देखो अब एआरसी क्या क्या कर रहा है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया पूरा? तो हम एआरसी क्या क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। पहले एक बार यहाँ पर मुझे बताइए, ये कॉन्सेप्ट समझ आया था? ठीक है, चलो चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। अब ये जो एआरसी है वो क्या क्या कर सकता है? एआरसी क्या बोलता है? एआरसी सृष्टि को बोलती है कि भाई क्यों नहीं दे रहे हो आप पैसा, बताओ। सृष्टि ने बोला कि यार पैसा है नहीं, कहां से दूं? मतलब डायरेक्टर्स वगैरह सब चले गए मेरे को छोड़ के। तो कोई बात नहीं, वो बोलता है एआरसी, हम ऐसा करते हैं, आपकी कंपनी में मैनेजमेंट बैठा देते हैं ना। आपके डायरेक्टर्स छोड़ गए, कंपनी चल नहीं रही है ना, आप पैसा जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा करते हैं हम बिठा देते हैं ना मैनेजमेंट। तो एक तरीका है कि भाई मैनेजमेंट ही उसने खुद ने बिठा दिया। मैनेजमेंट कौन कर रहा है? एआरसी कर रहा है। बोरोवर के बिजनेस का मैनेजमेंट एआरसी कर रहा है, सृष्टि के बिजनेस का मैनेजमेंट एआरसी देख रहा है। दूसरा है, सृष्टि बोलती है कि यार अभी अभी थोड़ा सा कोरोना टाइम चल रहा है, इसलिए मैं रीपे नहीं कर पा रही हूँ। और तो एआरसी बोलता है ठीक है, टाइम ले लो, और एक्सटेंशन ऑफ टाइम, हम आपको टाइम दे देते हैं। एक ये तरीका है कि एक्सटेंड कर दिया उसके टाइम को। सृष्टि बोलती है कि यार ये तो है ना, मतलब इंस्टॉलमेंट बहुत हैवी पड़ रही है मुझे, एक मंथली इंस्टॉलमेंट हैवी पड़ रही है, थोड़ा कम अमाउंट हो जाए तो ठीक है। तो आपके लोन के इंस्टॉलमेंट को हमने क्या किया, पहले 10 साल का लोन था, अब इसको 20 साल कर दिया, तो उससे इंस्टॉलमेंट कम हो गई, तो अब वैसे कर दिया, रीस्ट्रक्चरिंग कर दी लोन की। या फिर सृष्टि बोलती है कि मैं तो नहीं दूंगी पैसा, कैसे भी नहीं दूंगी। तो हमने बोला आपकी जो असेट है फिर वो बिकेगी। तो सृष्टि ने बोला हाँ देख लो, जो करना है कर लो। तो हमने क्या किया, उस असेट को लीज पे दे दिया, उस असेट को ही लीज पे दे दिया, वो जो बंगलो था खाली पड़ा था लीज पे दे दिया। किसने? एआरसी ने। और उससे जो पैसा आ रहा है रेंटल इनकम, उससे ठीक है इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं। तो लीज पे दे दिया असेट को, जो सिक्योर्ड असेट है उसको ही लीज पे दे दिया। ठीक है। तो एक ये जो चार तरीके बताए ना, देखो चार तरीके क्या क्या थे। एक्सटेंशन हो गया टाइम का, एक्सटेंशन ऑफ टाइम। मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ बोरोअर, बोरोअर के बिजनेस को मैनेज करना। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन। लीजिंग ऑफ द एनकम्बर्ड प्रॉपर्टी, एनकम्बर्ड मतलब सिक्योरिटी रखी हुई प्रॉपर्टी को लीज पे देना। ये चार जो तरीके हैं, इसमें हमने क्या किया है, देखो अच्छा एक और बात, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल गई हूँ बताना आपको। आप एक बार बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग पे आ जाएं एक बार। ये जो लोन था, 100 करोड़ का लोन था एसबीआई के बुक्स में, ये क्या है? एसबीआई के बुक्स में ये 100 करोड़ का लोन जो एसबीआई ने दिया सृष्टि को, वो क्या है? एसेट है या लाइबिलिटी है? या आप बताएंगे एक बार?
एकदम करेक्ट, असेट है, बहुत बढ़िया, असेट है। और इस असेट का नाम सरफेसी एक्ट में बोला गया फाइनेंशियल असेट। फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल असेट बोलना है इसको, है ना, फाइनेंशियल असेट बोलते हैं इसको। ये जो 100 करोड़ का लोन है इन द बुक्स ऑफ एसबीआई, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल असेट। तो एक तरीके से क्या बोल रहे हैं हम, चार तरीके हैं। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने क्या किया, एक्सटेंशन कर दिया टाइम का, या मैनेजमेंट कर रहा है बिजनेस का, सृष्टि के बिजनेस को मैनेज कर रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन कर दी, या लीज कर दिया है एनकम्बर्ड प्रॉपर्टी को, जो गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी है उसको लीज पे चढ़ा दिया है। ये तरीके हैं टू reconstruct the financial asset. These are the ways of reconstructing a financial asset. भाई financial asset क्या थी, 100 करोड़, 100 करोड़ के लोन को reconstruct कर दिया by these way. This is known as reconstruction of financial asset. जो रफा है ना, रफा, सा रफा ऐसी, जिसमें रफा कंप्लीट हो चुका है हमारा। रफा इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट। वो जो फाइनेंशियल असेट है 100 करोड़ का लोन, वो बैंक की बुक्स में रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है किसने, एआरसी ने। वो देखो पूरा एआरसी ने खरीद लिया था, वो फाइनेंशियल असेट किसने खरीद लिया था, एआरसी ने खरीद लिया था। अब एआरसी इसको रियलाइज कर रही है, तो एक तरीका है कि उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दो, फाइनेंशियल असेट को ही रिकंस्ट्रक्ट कर दो। तो रिकंस्ट्रक्शन 4 तरीकों से हो सकता है, टाइम एक्सटेंड कर दो, रिस्ट्रक्चरिंग कर दो लोन को, बोरोवर के बिजनेस को टेक ओवर कर लो या मैनेज करो, या फिर उस प्रॉपर्टी को, जो गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी है, उसको लीज पे दे दो। ठीक है, हमारा रफा कंप्लीट हो चुका है बच्चों, रफा। अब हम आते हैं लास्ट वाला, एसई, ईएसआई। व्हाट इज ईएसआई? एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। एनफोर्समेंट मतलब होता है जब्त करना। मतलब अगर जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो आप क्या करोगे, सिक्योरिटी इंटरेस्ट को जब्त करोगे, दैट मीन्स रियलाइज करोगे, है ना, उसको, मतलब उस प्रॉपर्टी को बेचने निकल जाओगे। वो जो एनकम्बर्ड प्रॉपर्टी है बोरोवर की, जो उसने गिरवी रखी है प्रॉपर्टी, उसको एनफोर्स करोगे, जब्त करके बेचोगे, रियलाइज करोगे, ले लोगे। एक ये तरीका है ना। क्या क्या तरीके हो गए, रफा हो गया हमारा कि फाइनेंशियल असेट को रिकंस्ट्रक्ट करना, एक हो गया एसी। एसी इज जब कुछ नहीं बचता, असेट बेचा जा रहा है, वो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी असेट बेच देगी। एक तीसरा तरीका है सा भी हम पढ़ चुके हैं, एस ए, सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन वही है कि एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खुली, उस असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने क्यूआईबीज को अप्रोच करा, उनको डिबेंचर्स दिए, उनसे पैसा लिया, उस पैसे को बैंक को दिया, और ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस था जो स्टार्टिंग में समझा, उसको बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन। वो जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खोली, उसने क्यूआईबीज को अप्रोच करा, पैसा लिया, पैसा बैंक को दिया, और क्यूआईबीज को क्या दे दिए, इंटरेस्ट दे दिए, और वो जो सिक्योरिटी सृष्टि ने रखी थी वो एज इट इज उनको दे दिए गिरवी के तौर पे, मॉर्टगेज बैक कर दिए, मॉर्टगेज बैक बोलते हैं उसको। जब एआरसी ने वो सिक्योरिटी जो सृष्टि ने रखी थी गिरवी, वो क्यूआईबीज को दी, तो उसको बोलते हैं मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज, है ना। तो ये सारे नाम है, ये 3 कॉन्सेप्ट थे, सा रफा एसी। ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन में कंपनी खुल के वो सारा प्रोसेस होता है, रफा में 4 तरीके मैनेज, मतलब फाइनेंशियल असेट को ही रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, फाइनेंशियल असेट को ही रिकंस्ट्रक्शन होता है, ये बैंक खुद भी कर सकता है। ये जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट है ना, रफा की टाइम एक्सटेंड कर देना, मैनेजमेंट करना, ये बैंक खुद भी कर सकता है, जरूरी नहीं है एआरसी कंपनी खोले इसके लिए। और एसी भी खुद कर सकता है, ईएसआई भी खुद कर सकता है, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। बैंक को लगता है कौन खोलेगा एआरसी, हर कोई बैंक थोड़ी खोलता है एआरसी। एआरसी तो बहुत ही मतलब आजकल बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया है, बिकॉज बड़ा फेमस हो चुका है अब ये एआरसी। इससे क्या होता है जनरली, पता है क्या होता है, ये एनपीए भी नहीं, जनरली बैंक्स आजकल क्या कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल सृष्टि को लोन दे दिया 100 करोड़ का आज, दैट इज फॉर एग्जाम्पल 1 अक्टूबर को दे दिया, 1 अक्टूबर को सृष्टि को लोन दिया था 100 करोड़ का। अब बैंक क्या करता है कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खोलता है ना। अब बैंक अकॉर्डिंगली बैंक को 10 साल लग जाएंगे सृष्टि से 100 करोड़ का लोन लेने में, सृष्टि से 100 करोड़ का लोन लेने में बैंक को 10 साल लग जाएंगे। तो बैंक क्या करता है, बैंक एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खोलता है 2 तारीख को, है ना, 2 अक्टूबर को असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खोली। उस असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने क्यूआईबीज को अप्रोच करा, डिबेंचर इशू करे, 100 करोड़ की फंडिंग ले ली, और वो फंडिंग बैंक को दे दी 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को बैंक के पास 100 करोड़ का फंडिंग आ भी गई, वापस से आ गई। ये 100 करोड़ का लोन बैंक के पास आता अकॉर्डिंगली 10 साल बाद। लेकिन बैंक ने आज एआरसी के कॉन्सेप्ट से
हैंड टू हैंड विद इन अ पीरियड ऑफ 5 days उसके बाद 100 करोड़ की फंडिंग वापस से आ चुकी है। फिर वो रोटेट करता है, फिर वो रोटेट करता है। तो ऐसा काम बैंक आजकल करने लग गए हैं, जिससे वो इंटरेस्ट की इनकम काफी अच्छी करते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है सरफेसी का, ठीक है। लेकिन आप इसको डेट रिकवरी मेथड ही मानना, दिस इज अ डेट रिकवरी मेथड। 1 मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा, चलिए एक बार बताइए यहाँ पे। ये डन हो गया है तो बस हम चैप्टर रीड करना चालू करते हैं। आधा घंटा हो गया वैसे। ये कॉन्सेप्ट हो गया है तो वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर। किसी को भी कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन हो कि मैम ये कौन सी कंपनी है, ये क्या है, ये क्यों हो गया, कुछ भी पूछ सकते हैं। क्लियर? चलो बहुत ही बढ़िया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं, आपके पास नोट्स हैं, है ना। अच्छा, ये नोट्स मेरे लिखे हुए नोट्स नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ। हो सकता है मतलब समवेयर बिटवीन जब आप रिवीजन करेंगे तब आपको मेरे खुद के नोट्स मिल जाएंगे। अभी तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है बनाना, तो थोड़ा सा लेट हो सकता है इसमें नोट्स में। बाकी ये भी परफेक्ट है, आप इनसे पढ़ेंगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर मेरे ही नोट्स रिक्वायर्ड है तो आई विल प्रिपेयर। थोड़ा सा लेट हो सकता है उसमें। चलिए, सरफेसी एक्ट 2002, ईयर याद रखिए 2002। जनरली काफी पता है, मेजोरिटी पीएमएलए ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वो भी 2002 है। सरफेसी भी 2002 है एंड कंपटीशन एक्ट भी 2002 है। ये 3 एक्ट 2002 ही है। सरफेसी, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड कंपटीशन एक्ट, है ना। फिर पैमा 1999 है। एंड और कौन सा बचा, बैंकिंग रेगुलेशन 1949 है। इंश्योरेंस 1938 है। ठीक है, ये सब पढ़ने हैं हमें, हो जाएंगे। बड़ा अब ज्यादा बर्डन नहीं है एक्चुअली। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही सबसे बड़ा है। सेबी इसमें, सेबी की गाइडलाइंस बहुत 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 डिटेल्ड है, बहुत डिटेल्ड है। उसमें टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, पहले हम बाकी का पोर्शन कंप्लीट करेंगे, फिर सेबी को छेड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सरफेसी सिक्योरिटाइजेशन, नाम देखो, सा रफा एसी। आप तो ये याद रखना, याद रहेगा बिल्कुल। सा इज सिक्योरिटाइजेशन, रफा इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, एंड एसी इज एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, है ना। रफा क्या था, वो 4 तरीके, जो भाई टाइम दे देना, शेड्यूलिंग कर देना, और मैनेजमेंट ही टेक ओवर कर लेना, या एनकम्बर्ड सिक्योरिटी को लीज पे दे देना। एंड ऐसी था जो सिक्योरिटी रखी है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अच्छा, व्हाट इज सिक्योरिटी इंटरेस्ट? बंगलो सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? बंगलो। बंगलो जो सिक्योरिटी रखी हुई है उसमें इंटरेस्ट, दैट इज बंगलो। बंगले को जब्त कर लेना और उसको बेचना। एंड सिक्योरिटाइजेशन मतलब होता है वो एक कंपनी खोलना, एआरसी, और वो सारा प्रोसेस। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन देखिए, बैंक्स एंड फाइनेंशियल। अच्छा, ये और बात है यार, ये बहुत ही बढ़िया बात है। ये सरफेसी में कौन आ सकता है? सृष्टि ने लोन लिया है हर्ष से। सृष्टि ने लोन लिया है हर्ष से। अब 100 करोड़, 100 करोड़ नहीं यार, चलो 1 करोड़ का लोन लिया है हर्ष से। अब सृष्टि पे नहीं कर रही है, हर्ष दरवाजा खटखटा दे सरफेसी का, ये नहीं आ रही, मेरे को भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन खोलने, कंपनी खोलने का है। हो सकता है? नॉट पॉसिबल। यहाँ पर जो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, दैट इज सरफेसी एक्ट, हेल्प्स ओनली बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओनली।
कोई इंडिविजुअल रिश्तेदार आपस में लोन ले रहे हैं और वो बोलते हैं मैं भी खोलूंगा एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, नॉट पॉसिबल। या दूसरी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में गुहार लगा दे, नहीं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, बैंक एंड एफआईओ ओनली, मतलब असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खुद ही मतलब एसबीआई ने उसको स्पॉन्सर किया, तो क्या वो अदर बैंक का काम नहीं ले सकती? बिल्कुल ले सकती है, अदर बैंक का भी काम ले सकती है, उसका काम ही वसूली करने का है। तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खुद की स्पॉन्सर कंपनी तो है ही, उसकी खुद का स्पॉन्सर बैंक तो है ही, इसके अलावा दूसरे बैंक्स की भी मदद कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, और उसमें तो बहुत शेयरिंग बेसिस पे काम करती है। तो बड़ी हिट कॉन्सेप्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन बोला गया बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो अभी हम बीएफआई बोलेंगे आगे से, ऑल्सो नोन एज ओरिजिनेटर, मतलब ओरिजिनेटर मतलब जिसने लोन दिया। ओरिजिनली तो बैंक ने ही दिया था लोन, एआरसी को तो बाद में ट्रांसफर हो गया था वो लोन, एनपीए बाद में एआरसी ने खरीदा था, ओरिजिनली तो बैंक ओरिजिनेटर बोलेंगे उसको। तो बैंक एंड एफआई इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनेटर गिव लोन्स सिक्योर्ड बाय एसेट, सिक्योर्ड लोन की बातें हो रही है, secured by asset to borrower. These loans and receivables are known as financial asset. इस लोन और financial asset बोला था हमने बैंक की बुक में। From the view of BFI, that is बैंक और financial institution की बुक में ये financial asset बोला जाता है। These assets are then acquired by SPV और ARC, special purpose vehicle भी बोलते हैं ARC को। तो ARC इनको later on बाद में खरीद लेती है, देन इशू सिक्योरिटी रिसिप्ट्स टू क्यूआईबी, और उसके बाद वो डिबेंचर्स वगैरह दैट इज सिक्योरिटीज वगैरह इशू करती है क्यूआईबी को। देन एसपीवी और एआरसी पेज बीएफआई फॉर द असेट परचेज विद द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट्स, मतलब वो जो सिक्योरिटी रिसिप्ट दैट इज डिबेंचर्स और बॉन्ड्स बेचने से जो भी पैसा आया, उस पैसे को वो कहां दे देती है? बैंक और एफआई को। In short, securitization is a method adopted by BFI for raising funds by selling receivables for money. अपने रिसीवेबल्स ही बेच दिए उसने, एनपीएस बेच दिया, असेट बेच दिए, राइट बेच दिया, और उससे मनी जनरेट कर लिया। However, these receivables are illiquid because these are non-performing assets. लेकिन बोला जाता है ये जनरली जब करती है बैंक when the asset becomes NPA, डेट रिकवरी, डेट रिकवरी होनी चाहिए। डेट रिकवरी मेथड है एक तरीके से, सिक्योरिटाइजेशन इज अ डेट रिकवरी मेथड, है ना। लेकिन आजकल डेट रिकवरी नहीं, ये तो नॉर्मल प्रोसेस में भी करते हैं। उनको उनको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है, मतलब 100 करोड़ रुपए 10 साल बाद आएगा, इससे बढ़िया आज ही ले लो ना, है ना। विद इन 12 डेज, विद इन 5 डेज, विद इन 10 डेज ही कन्वर्ट कर लेती है, अपने 100 करोड़ दिए मनी को वापस ले लेती है ना। आजकल डेट रिकवरी भी नहीं, वैसे भी कर रही है यहाँ पर, लेकिन एक्ट में अभी भी ये बात लिखी हुई है कि ये नॉन परफॉर्मिंग असेट को रिकवर करने के लिए ही किया जाता है। फिर आते हैं लीगल डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन क्या है। इट मींस एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल असेट बाय एनी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। समझ आ रहा है आपको? एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल असेट मतलब वो 100 करोड़ का लोन खरीदा, किसने? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने, फ्रॉम एनी ओरिजिनेटर मतलब बैंक और एफआई, बाय रेजिंग फंड्स, और वो कैसे खरीदा? फंड्स रेज करे उसने, फ्रॉम क्यूआईबीज बाय इशू ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट्स दैट इज डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। बहुत, अब एक एक क्लियर हुआ क्या? आपने देखा एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा मुझे, आप बताए एक बार, ये पॉइंट समझ आया? ये पूरी डेफिनेशन में वही बात कही हुई है। अब इसमें ये जो नाम आ रहे हैं ना बड़े बड़े, वो सब क्लैरिटी के साथ आपको क्लियर हो गए होंगे कि एक कंपनी है, इट मींस एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट खरीदना, किसने? रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने, किससे? बैंक से। कैसे रेज कराए फंड्स? बाय इशूइंग सिक्योरिटी रिसिप्ट्स इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स फ्रॉम क्यूआईबीज। ये बड़ा क्लियर हो गया होगा आपको, आई थिंक सो। आगे चलते हैं। अब 20 सेक्शन पढ़ने हैं आपको, सेक्शन 3 से चालू हो रहा है। सेक्शन 3 से पूरे 20 सेक्शन वी विल ट्राई, आज ही खत्म करेंगे इसको, ठीक है। तो सेक्शन 3 मैं सिंपल प्लेन रीडिंग करूंगी, बिकॉज ये पूरा कॉन्सेप्ट हो चुका है, मुझे केवल रीड करना है और आपको लर्न करना है। तो देखिए क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एआरसीज। एआरसी बन कौन सकते हैं? सेक्शन 3 में बता रखा है एआरसी कौन बन सकता है। ऐसी थोड़ी है कोई भी कंपनी एआरसी बोलती है आज से मैं एआरसी का काम करूंगी, बहुत मार्जिन है यहाँ पे, ऐसे नहीं। तो बोला गया है सच अ कंपनी कैन कमेंस बिजनेस ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटाइजेशन ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड हैविंग net owned funds of not less than 100 करोड़ और such other sums specified by RBI। बोला गया है आरसी चाहिए, आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कौन देगा? आरबीआई देगा, और इसका नेट ओन फंड्स कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए, 100 करोड़ का नेट ओन फंड्स, ठीक है। ऐसी कंपनी जिसको आरसी मिल गया हो आरबीआई से एंड उसका नेट ओन फंड 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो,
वो ही ARC बन सकती है। RBI for granting approval is required to be satisfied by an inspection of records and books that following conditions are fulfilled. RBI ऐसे थोड़ी दे देगा आपको सर्टिफिकेट RC, वो ये कंडीशन देखेगा क्या, ARC has not incurred any losses in any of the 3 preceding financial year, मतलब कोई लॉस नहीं, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में ARC को कोई लॉस नहीं होना चाहिए. That ARC has made adequate arrangements for realization of financial asset acquired shall be able to pay periodical returns, redeem or respective due dates the investment made in the company. मतलब कि ये इसके पास ARC के पास sufficient arrangements होने चाहिए किन किन चीज के लिए, for realization of financial asset acquired, मतलब वो जो NPA खरीदा ना इसने, उसका पैसा देने का sufficient fund होना चाहिए, है ना. या फिर ये जो आपने वो QIBs को डिबेंचर बॉन्ड्स दिए तो ऑब्वियसली उनको रिटर्न तो दोगे, तो रिटर्न देने का आपके पास सफिशिएंट मनी होना चाहिए. यू मस्ट बी एबल टू पे पीरियोडिकल रिटर्न्स, और उनका ड्यू डेट आ जाए तो रिडीम भी कर पाओ, इतना पैसा होना चाहिए. जरूरी थोड़ी है यार वो सिक्योरिटी बेच करके पैसा रियलाइज करवाएंगे QIB. अगर आपके पास ARC के पास सफिशिएंट मनी है तो रिडीम करो ना आप उनका पैसा, और इसी तरीके से देता है आपको सर्टिफिकेट. मतलब आप बोलते हो कि यार सिक्योरिटी है ना, नहीं सिक्योरिटी नहीं, आपके पास खुद के पास फंड्स होने चाहिए टू रिडीम दैट मनी. QIBs ने जो आपको पैसा दिया ड्यू डेट पर रिडीम करने का, आपके पास पैसा होना चाहिए, पीरियोडिकल रिटर्न उनको देने का पैसा होना चाहिए, एंड वो जो बैंक है जिससे आपने NPA खरीदा है उसको पैसा देने का आपके पास सफिशिएंट पैसा होना चाहिए. दैट द डायरेक्टर्स ऑफ ARC हैव एडिक्वेट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. ऐसे कोई भी नहीं हो सकते डायरेक्टर, इसके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए. CAs, CS, CMAs ये सब होने चाहिए कोई. That any of its director has not been convicted of any offense involving moral turpitude. ठीक है ना, कोई सा मतलब किसी भी तरीके का moral turpitude का offense उन पे नहीं होना चाहिए. That sponsor is a fit and proper person as per the criteria specified by RBI. जिसने उसको स्पॉन्सर किया है, मतलब ARC को स्पॉन्सर करने वाला अभी अपने केस में SBI बैंक था, तो जो भी स्पॉन्सरिंग बैंक है या कंपनी है, दैट शुड बी फिट एज पर RBI. वो कंपनी भी फिट होनी चाहिए एज पर RBI. दैट ARC हैज कंप्लाइड विद, मतलब मान लो ARC खोल रहा है कौन, विजय माल्या. विजय माल्या ARC खोल रहा है, पॉसिबल ही नहीं है. स्पॉन्सरिंग कंपनी शुड बी फिट इन द आइज ऑफ RBI, प्रॉपर. That ARC has complied with or in a position to comply with prudential norms as specified by RBI. RBI की नजरों में वो ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो RBI के सारे नॉर्म्स को फुलफिल कर पाए, वो ARC बन सकती है. That ARC has complied with one or more conditions specified by RBI. If RBI is not satisfied, then it may reject the application after giving a reasonable opportunity of being heard. Decision of RBI shall be final and binding. Once company is registered as ARC, it must be obtained prior approval RBI for the following purpose: substantial change in management, change of address and change of name. देखो ये सारी क्या बातें थी कि RBI की नजरों में वो ऐसी कंपनी होनी चाहिए कि उसके प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉलो करे. RBI की नजरों में ARC ऐसी होनी चाहिए जो एक से ज्यादा कंडीशन, मतलब वो जो ऊपर सारी कंडीशन है वो सारी फॉलो करे, सारी, ऐसा नहीं है कि एक ही, सारी, वन और मोर कंडीशन स्पेसिफाइड बाय RBI वो सारी फुलफिल करनी होनी चाहिए. RBI को नहीं लगता अगर कि ये जो कंपनी जिसने मुझे एप्लीकेशन दी है ARC बनने के लिए कि वो लायक है, तो वो मना कर देगा, लेकिन OBH देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देगा. रिजेक्शन करने से पहले एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा कि भाई हमें लगता है कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है तो हम आपको ARC नहीं बना रहे, तो वो कंपनी अपनी सफाई में कुछ बोलेगी. फिर अगर RBI को लगता है यार नहीं ठीक है जेन्युइन रीजन है तो दे देगा, नहीं तो नहीं देगा. तो अगर रिजेक्ट कर रहा है तो OBH जरूर दे दे. डिसीजन RBI का फाइनल और बाइंडिंग माना जाएगा. एक बार ARC बन गई तो उस कंपनी में फिर अगर चेंज हो रहा है मैनेजमेंट में, या अगर RO चेंज कर रही है वो कंपनी, या अपना नाम चेंज कर रही है, मैनेजमेंट चेंज कर रही है, RO चेंज कर रही है या नाम चेंज कर रही है, RBI की प्रायर अप्रूवल के बिना नहीं कर सकती. RBI उसके मम्मी पापा हो चुके हैं. दैट मीन्स वो कुछ भी करेगी, मैनेजमेंट चेंज करेगी, RO चेंज करेगी, नाम चेंज करेगी, RBI से पूछ के करेगी. दिस इज ऑल अबाउट ARC इन डिटेल, सेक्शन 3. अब आते हैं हम सेक्शन 4, कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. क्या इस कंपनी का ARC का एक बार जो RC मिल गई वो कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है.
आरबीआई करेगी, आरबीआई में कैंसिल अ सर्टिफिकेट इफ सच एआरसी सीज टू कैरी ऑन, कब कब सीज टू कैरी ऑन बिजनेस, ये बड़े इंपॉर्टेंट वो है क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एआरसी सेक्शन 3 भी इंपॉर्टेंट था, सेक्शन 4 भी इंपॉर्टेंट है। एआरसी बनेगी कब, सेक्शन 3 इज कैंसिलेशन हो सकता है, क्या हो सकता है, इन कंडीशन पे। पहली सीज टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ, जिस काम के लिए बनी थी वो काम ही नहीं कर रही है, सीज टू कैरी ऑन द बिजनेस, कोई और ही काम चालू कर दिए। सीज टू होल्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम क्यूआईबी, मतलब क्यूआईबीज को जो आपने मतलब क्यूआईबीज ने जो आपको पैसा दिया था वो पैसा ही आपके पास नहीं है। यू आर नॉट होल्डिंग एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम क्यूआईबीज। फेल टू कंप्लाई डायरेक्शंस ऑफ आरबीआई, ऑब्वियसली ये तो होना ही चाहिए था। फेल टू कंप्लाई विद एनी कंडीशन, जिन पे आपको सर्टिफिकेट दिया गया, जिन कंडीशंस पे आपको सर्टिफिकेट दिया गया वो कंडीशंस ही आपकी फुलफिल नहीं हो रही है। फेल टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स, फेल टू सबमिट इंस्पेक्शन ऑफ इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट, इंस्पेक्शन चालू था, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाए थे, आपने दिए नहीं। फेल टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ आरबीआई वेयरएवर रिक्वायर्ड, जब आपका मैनेजमेंट चेंज हो रहा था तब आपको आरबीआई अप्रूवल लेनी थी, जब आपका नाम चेंज हो रहा था तब लेनी थी, जब आपका आरओ चेंज हो रहा था तब लेनी थी, आपने ली नहीं। कैंसिलेशन, तो कैंसिलेशन के ये 6 रीजन 7 रीजन है, एज इट इज बाय हार्ट लर्न करिए। सीज टू कैरी ऑन बिजनेस, सीज टू होल्ड इन्वेस्टमेंट, फेल टू कंप्लाई डायरेक्शन, फेल टू कंप्लाई एनी कंडीशन जिसके ऊपर आपको आरसी मिली थी, फेल टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स, फेल टू सबमिट इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स and fail to obtain approval of RBI. That is section 4, cancellation of RC, of ARC. अब आते हैं हम, अच्छा बिफोर कैंसिलेशन द सर्टिफिकेट आरबीआई ओबीएस तो देगी, ऑब्वियसली कैंसिल कर रही है और ओबीएस तो देना जरूरी होगा। इफ एआरसी इज अग्रीव्ड ऑफ आरबीआई ऑर्डर, अगर एआरसी दैट इज असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को आरबीआई के ऑर्डर से दुखी है तो आप अपील कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन। 30 दिन के अंदर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकते हो। कौन, एआरसी। एन एआरसी whose registration has been cancelled shall be deemed to be an ARC until it repays the entire investment to QIBs। देखो क्या होता है, आपको सोच के देखो एक बार, QIBs ने इसको पैसा दिया ARC को, अब ARC फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ का पैसा लेकर बैठी है QIB से, अब QIB ARC दूसरे साल से बिजनेस फॉलो नहीं कर रही है, मतलब कुछ कंडीशंस का कंप्लाई नहीं करा, तो इसका सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया। तो अब सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया मतलब इसको क्या पैसा नहीं लौटाना क्या क्यूआईबी को, वो तो लौटाना पड़ेगा उस काम के लिए, तो स्टिल इट इज एआरसी। वो जो पैसा लौटाना है क्यूआईबी को उस काम के लिए ये अभी भी एआरसी कहलाएगी, चाहे कैंसिलेशन ही हो जाए सर्टिफिकेट का, स्टिल इट इज एआरसी। 1 मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 हो चुके हैं हमारे, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5, सेक्शन 5 देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी, एक्विजिशन ऑफ राइट्स और इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल असेट। फाइनेंशियल असेट समझ आ रहा है आपको, फाइनेंशियल असेट क्या थी, वो जो 100 करोड़ का लोन, पहले देखो बैंक के बुक्स में वो फाइनेंशियल असेट था, पहले तो एसबीआई के बुक्स में फाइनेंशियल असेट था वो, फिर एसबीआई ने जब इसको एआरसी को बेच दिया था तो एआरसी के बुक में फाइनेंशियल असेट है वो, है ना। तो फाइनेंशियल असेट कैसे कैसे कहां गया, तो वही बोल रहे हैं, एआरसी में एक्वायर फाइनेंशियल असेट ऑफ बीएफआई दैट इज बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। इनके बीच में एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट के तौर पे ये खरीद सकती है। नाउ अब इसका सारे अधिकार इस मतलब अब सृष्टि अगर मान लो लोन का रीपेमेंट करती है तो वो बैंक को करेगी या एआरसी को करेगी, एआरसी को करेगी ऑब्वियसली।
अब लेकिन इस बात की जानकारी सृष्टि को होनी चाहिए ना भाई, सृष्टि क्या कर रही है, बैंक को पे कर रही है इंस्टॉलमेंट, एआरसी को पता ही नहीं है। एआरसी गई सृष्टि के वहां पे कि यार आप पे नहीं कर रहे हो, लोन का रीपेमेंट नहीं कर रहे हो। सृष्टि बोलती है मैं तो कर रही हूँ। तो बैंक बोलता है, वो एआरसी करता है किसको कर रहे हो, अब हमें करना है, आपको हमने खरीद लिया है, तो उसको तो नॉलेज नहीं है। तो ये सेक्शन 5 ने यही बातें कर रखी हैं कि ये सेक्शन 5 पावर देता है एआरसी को कि अब वो सारे अधिकार, जितने भी अधिकार है उस फाइनेंशियल असेट से रिलेटेड, वो सारे किसके पास आ जाएंगे, एआरसी के पास। तो वही बात है कि नाउ एआरसी शेल बी डीम्ड टू बी द लेंडर एंड ऑल द राइट्स शेल वेस्ट इन एआरसी। अब वो मान लिया जाएगा कि अब लोन किसने दिया था, एआरसी ने दिया था, अब सारा पेमेंट आप एआरसी को करिए। If BFI, that is bank and financial institution, is holding any right, title, interest in tangible asset, then it shall now vest in ARC. तो वो जो असेट थी, बंगला था, उसपे पहले अधिकार बैंक का था, अब किसका हो जाएगा, एआरसी का। यही बोला गया है सेकंड पॉइंट में। Any suit appeal relating to such financial asset is pending, then it shall not abate. तो वो किस पे चलेगी, वो कौन कंटिन्यू करेगा, एआरसी। मतलब मान लीजिए उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल असेट पे कोई केस चल रहा है, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल असेट दैट इज बंगलो पे भी कोई केस चल रहा है बाय बैंक और बाय बैंक, एसबीआई बैंक ने कोई केस कर रखा था उस असेट से रिलेटेड, तो अब वो कौन कंटिन्यू करेगा, एआरसी कंटिन्यू करेगा, है ना। जितने भी पेंडिंग लिटिगेशंस है वो अब किसके नाम पे हो जाएंगे, एआरसी के नाम पे हो जाएंगे। पहले बैंक के नाम पे थे, अब एआरसी के नाम पे। ARC, with the consent of DFI, can file an application before Debt Recovery Tribunal or Debt Recovery Appellate Tribunal or any other court for submission of its name. मतलब ARC, अब देखो ARC की जिम्मेदारी है कि वो सारे नाम, वो सारे केसेस अब किसके नाम पे होंगे, ARC के नाम पे, बैंक के नाम पे नहीं होंगे। तो ARC बैंक से प्रायर परमिशन लेकर के डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में या डेट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल में या किसी भी कोर्ट में जहां पर भी केस चल रहा है वहां पर अपना नाम लिखवाएगा। वो जाकर के किसका नाम लिखवाएगा, अपना नाम लिखवाएगा, बैंक का नाम हटवाएगा। यही बोला गया सेक्शन 5। याद रहेगा आपको, एक्विजिशन ऑफ राइट एंड इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट, ये कौन एक्वायर कर रहा है, एआरसी। किससे, बैंक से। दैट्स इट। 5A क्या बोलता है, 5A बोलता है ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशंस टू एनी वन ऑफ डीआरटी इन सर्टेन केसेस। ये क्या है, सी सुनिए कि फॉर एग्जाम्पल सृष्टि को जो लोन दिया था 100 करोड़ का, वो दो बैंक ने मिलके दिया था, दो बैंक्स ने मिलके दे रखा था। दैट इज, एक तो एसबीआई ने दे रखा था 50 करोड़, एसबीआई ने 50 करोड़, पीएनबी ने, पंजाब नेशनल बैंक ने 50 करोड़ एंड एसबीआई ने 50 करोड़। अब इन दोनों बैंक ने मिलकर के मतलब कंबाइंड फंडिंग कर रखी थी सृष्टि को। सृष्टि इज अ डिफॉल्टर नाउ। तो एसबीआई ने अपील लगा रखी थी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में, मान लीजिए मुंबई, एंड पीएनबी ने डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ऑफ दिल्ली, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ऑफ दिल्ली, वहां अप्लाई कर रखा है ना। तो दो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं इस पे, एक तो मुंबई वाला और एक दिल्ली वाला। लेकिन अब जैसे ही इन्होंने एआरसी कंपनी बनाई, तो अब एआरसी दो दो जगह क्यों भागेगी, एआरसी कंपनी तो एक ही है ना। तो अब एआरसी कंपनी ये चाह सकती है, दैट मीन्स वो एक ही जगह अपनी अपील करूंगी, दैट मीन्स डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल अगर एक से ज्यादा काम कर रही है तो वो एक ही बनी जाएगी, एआरसी ऐसा करवा सकती है। तो वही लिखा हुआ है क्या, आप यहां से पढ़ें, आप पढ़ेंगे, चलिए पूरा ही पढ़ लो ये तो। एग्जाम्पल एक देख लीजिए, लेट्स टेक द केस ऑफ कंसोर्टियम फाइनेंसिंग। कंसोर्टियम से ना फाइनेंसिंग होती है जब एक से ज्यादा लोग आपको फाइनेंस करते हैं। वेयर अ ग्रुप ऑफ फाइनेंशियर्स और बैंक फंड अ सिंगल बोरोवर। मिस्टर ए बोरोवर था, जैसे सृष्टि, उसको फंड मिला आईसीआईसी से, पीएनबी से, एसबीआई से, तीनों से। आईसीआई मुंबई, पीएनबी दिल्ली एंड एसबीआई चेन्नई, इन तीनों ने मिलाकर आरसी खोली। नाउ मिस्टर ए हैज गिवन अ सिंगल असेट एज सिक्योरिटी टू 3 बैंक्स, है ना। पहले क्या हुआ था कि भाई एक सिंगल असेट तीनों को दी थी। These 3 banks have already approached file suit अपने अपने jurisdiction, जितना भी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल अपने अपने एरिया के हैं उसने तीनों में एप्लीकेशन लगा दी। आईसीआईसी ने मुंबई वाले में, पीएनबी ने दिल्ली वाले में, एसबीआई ने चेन्नई वाले में। These 3 banks transferred the financial asset to ARC। अब वो जो असेट थी, वो जो एक फाइनेंशियल असेट थी 100 करोड़ की, वो इसने एआरसी को दे दी है। अब जब याद है आपको सेक्शन 5 ने कि जब
फाइनेंशियल एड देते हो तो उसके सारे अधिकार भी देते हो, जितने भी केसेस पेंडिंग होते हैं वो भी अब किसके नाम पे होंगे, एआरसी के नाम पे। तो उस केस में बोला गया है कि एप्लीकेशंस जितने भी अलग अलग डीआरटी में है वो एक में मर्ज हो जाएगी, और जहां पर भी एआरसी का जुरिस्डिक्शन है उस वाले जुरिस्डिक्शन में चलेगी वो एप्लीकेशन। मतलब एक से ज्यादा जुरिस्डिक्शन वाले एपीलेट ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं तो वहां पर एक ही ट्रिब्यूनल काम करेगा, वो एआरसी जहां पर भी उसका जुरिस्डिक्शन होगा वहां पर रजिस्टर करवा लेगा। ठीक है, ये बात भी हो चुकी है हमारी। सेक्शन 5 तक क्लियर है पूरा। आप एक बार रिपोर्ट करिए, आप लोगों को क्लियर है क्या ये सारा? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर। सेक्शन 6, नोटिस टू ऑब्लाइजर एंड डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ सच ऑब्लाइजर। ये ऑब्लाइजर कौन है? बोरोवर, सृष्टि। सृष्टि को भी तो बताना पड़ेगा कि अब ये, अब जो आप पेमेंट करेंगे वो किसको करेंगे, एआरसी को करेंगे। तो वही बात है, बीएफआई बैंक की जिम्मेदारी बनती है ये। बैंक shall inform to borrower that financial asset have been transferred to ARC and now onwards payment shall be made to by obliger to ARC. That's it. सेक्शन 6 इतना सा था, सृष्टि को इन्फॉर्म करेगा बैंक। सेक्शन 7, इश्यू ऑफ सिक्योरिटी बाय रेजिंग रिसिप्ट्स और फंड्स बाय एआरसी। मतलब वो जो क्यूआईबीज को आपने सिक्योरिटी इशू करी है उस बारे में। एआरसी में आफ्टर एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट बैंक से लिया एनपीए, ऑफर करेगी सिक्योरिटी रिसिप्ट टू क्यूआईबी फॉर सब्सक्रिप्शन by formulating scheme and ensure that realization of financial assets shall be used for redemption of such investments and payment of for returns। बोला गया है वो जो फाइनेंशियल एसेट का रियलाइजेशन है, मतलब फाइनेंशियल एसेट वो जो बंगलो, बंगलो भी फाइनेंशियल एसेट ही तो है एक तरीके से, आपका सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसमें। तो जब आप उसको रियलाइज करोगे तो वो रियलाइजेशन जो होगा बंगलो का, रियलाइजेशन से आप क्या चुकाएंगे, उन लोगों का रिटर्न, उन लोगों का पैसा ड्यू जो भी है। दैट इज सेक्शन 7। सेक्शन 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस पूरे चैप्टर में। सेक्शन 9 देखिए, वही है, रफा है। सेक्शन 9 इज रफा, RFA, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, वही चल रहा है। मेजर्स फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन, ARC may provide for any of the following measures for the purpose of asset reconstruction as given in the diagram below. RBI may also issue directions for the above and shall binding on ARC। देखो क्या क्या कर सकती है ARC। ARC क्या कर सकती है, मतलब रफा करना चाह रही है। रफा, रफा कैसे कैसे हो सकता है, सृष्टि को बोलती है प्रॉपर मैनेजमेंट एंड टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बोरोवर बिजनेस। मतलब सृष्टि के मैनेजमेंट को या तो गाइड करेगी, प्रॉपर मतलब प्रॉपरली मैनेज करवाएगी उसके बिजनेस को, या फिर वो मैनेजमेंट ही टेक ओवर कर लेगी उसका, कि आपसे बस की नहीं है आपका बिजनेस चलाना, तो अब हम चलाएंगे, हम अपना पैसा रिकवर करेंगे, और जिस दिन रिकवर हो गया उस दिन आपका बिजनेस आपको दे देंगे। सेल और लीज ऑफ होल और पार्ट ऑफ द बिजनेस, या आपका बिजनेस लीज, मतलब वो जो सिक्योरिटी है, आपने जो हमें सिक्योरिटी रखी उसको या तो बेचेंगे या लीज पे दे देंगे, या तो पूरी या पार्ट ऑफ द असेट। रीशेड्यूलिंग और ऑफ पेमेंट ऑफ डेट्स, आपको ज्यादा टाइम चाहिए हम आपको ज्यादा टाइम दे देंगे, या फिर आपको इंस्टॉलमेंट ज्यादा लग रही है तो हम रीशेड्यूल कर देते हैं। एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, बेच ही देंगे। सेटलमेंट ऑफ ड्यूज पेबल बाय द बोरोवर, आपका लोन 20% माफ कर देते हैं, अब तो पे कर दो। सृष्टि को बोल रहे हैं वो लोग, आपका लोन ऐसा करते हैं 20% माफ करते हैं, दो तो सही 80% दो। टेकिंग पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड असेट्स,
आप मतलब वो जो पहले तो पेपर्स ही रखे हुए थे गिरवी, मतलब वो जो असेट थी सिक्योर्ड असेट, उसके पेपर्स ही थे, अब तो पोजेशन ऑर्डर लिया। कन्वर्जन ऑफ एनी पोर्शन ऑफ डेट इन शेयर्स ऑफ बोरोअर कंपनी, मतलब जो आपकी कंपनी में हमारा डेट है उसके बदले आप हमें शेयर्स दे दो आपकी कंपनी के। ऐसा किंगफिशर ने किया था, माल्या ने करा था कि अपनी कंपनी के डिबेंचर्स को, मतलब ये जो लोन बोरोअर्स है उनको शेयर्स दे दिए थे, कन्वर्जन कर दिया था। तो कन्वर्जन इज ऑल्सो टाइप ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट। तो फाइनेंशियल असेट का रिकंस्ट्रक्शन इन तरीकों से हो सकता है, ये बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सारा। फिर आते हैं हम, सेक्शन 9 हो चुका है, सेक्शन 10। सेक्शन 10 से अदर फंक्शंस ऑफ आर एआरसी। एआरसी और क्या क्या काम कर सकता है भाई, स्पॉन्सर कंपनी के अलावा और भी कंपनियों का काम करता है, तो ये क्या क्या कर सकता है वही बता रखा है। रिकवरी एजेंट बनेगा, ये तो बनता ही है, रिकवरी तो करवा ही रहा है। मैनेजर, उसका मैनेज भी तो करता है, सृष्टि का बिजनेस मैनेज करता है, अभी हमने पढ़ा सेक्शन 9 में। रिसीवर, रिसीवर मतलब उस असेट को बेच के पैसा रियलाइज करना। रिसीवर देखो दो टर्म होती है, रिसीवर और लिक्विडेटर। रिसीवर क्या होता है, केवल पैसा रियलाइज करता है। लिक्विडेटर क्या होता है, लाइबिलिटी भी पे ऑफ करता है। तो वो रिसीवर की तरह एक्ट कर सकता है, पैसा रियलाइज कर सकता है। तो तीन काम कर सकता है, रिकवरी एजेंट बन सकता है, मैनेजर बन सकता है, एंड रिसीवर बन सकता है। However, an ARC cannot commence or carry on other business. अच्छा, ARC कोई और धंधा नहीं करेगा, वसूली का ही धंधा है उसका, उसके अलावा कोई और नहीं करेगा विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई। आरबीआई से पूछ के कर ले कि मान लो अगर कोई दे ही नहीं रहा उसको अपने एनपीएस, तो बैठा थोड़ी रहेगा, तो फिर कोई और धंधा भी कर सकता है, बट आरबीआई से पूछ के। ये तो उसका मेन काम है, वसूली वाला तो मेन काम है उसका। ठीक है, फिर 10 हो चुका है हमारा। 11, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर मान लीजिए देयर इज सम डिस्प्यूट बिटवीन एसबीआई, एआरसी, क्यूआईबी, एआरसी, तो अगर कुछ भी डिस्प्यूट है रिगार्डिंग दिस चैप्टर, तो ये सारा आप आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, दैट इज टाका होता है, टाका, द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996, उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ये जो थर्ड पार्टी होती है आर्बिट्रेशन वाले, आर्बिट्रेटर्स होते हैं, यू नो व्हाट इज, हु आर आर्बिट्रेटर्स, आपको पता है आर्बिट्रेटर्स कौन होते हैं? कुछ भी पता है आपको आर्बिट्रेटर्स के बारे में, सुना हुआ है? हाँ जी हर्ष, यस। लास्ट एग्जाम्पल में वो जो था एक तीनों बैंक वाला, बिल्कुल एक को ईआरसी बनाएंगे, अपनी अलग अलग थोड़ी बनाएंगे। एक ही सिक्योरिटी है, एक ही लोन है, एक ही फाइनेंशियल एसेट है। अच्छा, आपने आर्बिट्रेटर्स सुना है नाम कभी, आर्बिट्रेटर्स? और सुना है तो कौन होते हैं? जल्दी बताओ, इसके लिए तो ज्यादा टाइम भी नहीं है। आर्बिट्रेटर्स सुना तो है, ठीक है, अब होते कौन है? ठीक है, एक थर्ड पार्टी सेटलमेंट बोला जाता है इनको, कि बाहर की पार्टी होती है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट बोलते हैं, जो अनबायस्ड है, दोनों पार्टी को ही नहीं जानती, लेकिन दोनों पार्टी को सुन के उनके बीच में सुलह करवा देती है। तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन पैनल पे जाइए अगर आपको कोई डिस्प्यूट है तो। सेक्शन 11 खत्म। सेक्शन 12 है नहीं आपके, सेक्शन 13 है। सेक्शन 13 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा भी बहुत है। सेक्शन 13 पूरा प्रोसेस दे रखा है कि अगर आपको सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ईएसआई का प्रोसेस है, ईएसआई देखो रफा था सेक्शन 9 में, सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट रफा, एंड सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट ईएसआई, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, एसई एसई, ठीक है। तो दैट इज सेक्शन 13। चलो सेक्शन 13 से पहले हम बाकी ये कर लें क्या? ठीक है, चलो खत्म हो ही जाएगा। सेक्शन 13 देखिए क्या है, पूरा प्रोसेस है कि ऐसे ही थोड़ी यार आप उसकी असेट को बेच पाओगे। आपने असेट रखी, उसने मतलब माल्या ने फॉर एग्जाम्पल बंगला रखा था, अभी वाले एग्जाम्पल ने सृष्टि ने 300 करोड़ का बंगला गिरवी रख रखा है, तो उस बंगला को आप एनफोर्स करवा रहे हो, दैट इज रियलाइज करवा रहे हो, बेच रहे हो, और प्रोसेस पैसा रिकवर कर रहे हो। तो उसका क्या प्रोसेस है, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 13। तो वही है, क्या है, एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। अब आपको ये बात समझ आ रही होगी, सिक्योरिटी इंटरेस्ट मतलब बंगलो, सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब बैंक, है ना, या एआरसी। बैंक ने एआरसी को दे दिया था, तो बैंक हो सकता है या एआरसी हो सकता है।
तो any security interest created in favor of secured creditor may be enforced, बेच सकते हो आप, without intervention of court or tribunal by such creditor. इसमें कोर्ट वोट के पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कब? ऐसे where any borrower makes any default in repayment of secured debt, सृष्टि ने डिफॉल्ट करा and his account is classified as secured creditor as NPA, और secured creditor ने, that is बैंक ने उसको NPA classify कर दिया, then the secured creditor may require the borrower by notice in writing to discharge in full his liabilities within 60 days from the date of notice, failing with which the secured creditor shall be eligible to exercise his right under section 13 सेक्शन में आने के लिए बैंक को क्या करना पड़ेगा? बैंक को 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ एनपीए. जिस दिन लोन एनपीए डिक्लेयर कर दिया बैंक ने, उस दिन से 60 दिन, मतलब उस दिन से नोटिस दे दीजिए, 60 दिन के अंदर 60 दिन में आप नोटिस दे दीजिए, है ना. तो 60 दिन का टाइम दीजिए कि आप पे कर दीजिए पैसा. सृष्टि को बोल रहे हैं हम, यू हैव 60 डेज पीरियड, आप पे कर दीजिए ये पूरा इंटरेस्ट के साथ, ये रहा पैसा. अगर उसने रिप्लाई नहीं करा या शी फेल्ड टू पे द अमाउंट, तो 61st डे, हमने 60 दिन का समय दिया है आपको, आपने तब भी पे नहीं करा, तो 61st डे सेक्शन 13 लग जाएगा. 61st डे से बैंक क्या क्या प्रोसीडिंग्स चालू कर सकता है वो अब दे रखिए. क्या? This notice shall give details of amount payable and secured asset intended to be enforced. आप उसको बताते हो सृष्टि को, यार एक बार तो बताओगे ना कि देखो तुम पे नहीं कर रहे हो, अब तुम्हारा बंगला जाने वाला है, तो ये नोटिस में ये बातें लिखी होनी चाहिए. धमकाते हो उसको. Borrower raises any objection, अगर सृष्टि को कोई दिक्कत है कि भाई यार ये कैसा, मैं तो इतने रेगुलर पे कर, जो भी दिक्कत है, the secured creditor shall consider the same, and if he comes to conclusion that such representation is not acceptable, he shall communicate within 15 days of receipt of such objection the reasons for non-acceptance, and no further appeal by borrower is possible. मतलब आपको 60 दिन का टाइम दिया गया, तो सृष्टि ने रिप्लाई कर दिया विद इन अ पीरियड ऑफ 60 दिन. सृष्टि ने बोला कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं अभी नहीं कर सकती, या जो भी आपको रीजन देना है कि आप ये क्यों नहीं कर पाते. अगर बैंक को लगता है कि यार नहीं ठीक है, जेन्युइन रीजन है, थोड़ा और रुक जाते हैं, तो रुकेगा, नहीं तो 15 दिन में बता देगा कि नहीं मेरे को नहीं समझ आ रहा आपका कोई रीजन, मैं तो चालू कर रहा हूँ सेक्शन 13 की प्रोसीडिंग्स. ठीक है, तो यही बोला गया 15 दिन वेट करना पड़ता है. देखो 15 दिन. He shall communicate 15 days of receipt of such objection the reasons for non acceptance, कि मेरे को आपका रीजन ही नहीं समझ आ रहा, क्या बोल रहे हो, मैं तो चालू करूंगा सेक्शन 13, और उसके बाद और कोई अपील भी नहीं कर सकता. If borrower fails to discharge his liability full within the above specified period, then following measures can be taken. अब क्या क्या करेगा बैंक? पहला, टेक पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट, उसके घर में उसका पोजेशन लेकर आएगा. वो जो बंगला था उसमें अपने लोग भेजा कि रहो इसमें, पोजेशन लो. टेक ओवर द मैनेजमेंट रिलेटेबल टू सिक्योर्ड क्रेडिटर, उसके बिजनेस को मैनेज करेगा. अपॉइंट एनी पर्सन एज मैनेजर टू मैनेज द सिक्योर्ड एसेट, उस एसेट को, वो जो एसेट उसने गिरवी रखी है ना, वो जो एसेट उसने गिरवी रखी है, उस एसेट को, गिरवी रखी हुई एसेट को किसी पर्सन को मैनेज करने को बोलेगा कि आप इसको मैनेज करिए. डिमांड नोटिस टू थर्ड पर्सन हु हैज एक्वायर्ड द सिक्योर्ड एसेट, ये क्या है देखिए, ये आगे आ जाएगा, वैसे आप आगे ज्यादा क्लियर कर पाएंगे, इसको अभी यही छोड़ दो. 3 चीजें कर सकता है वो अंडर ईएसआई. अब बोला गया है notes, requirement of classification of debt as NPA is not applicable when borrower has raised money through debt securities. क्या है कि अगर मान लो ये जो उसने लोन लिया, मतलब सृष्टि ने जो लोन लिया उससे उसने, नहीं ये क्या है सुनिए, कि एनपीए वगैरह क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है अगर आप डेट सिक्योरिटीज के थ्रू पैसा रेज कर रहे हैं. मतलब बैंक को एनपीए डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है. ये वही बात है कि आप एनपीए, पहले तो बोलते हैं ये लोग कि आप सरफेसी में कब आओगे, जब आप एनपीए वाले कंडीशन पे हो. लेकिन अगर आपका मोटिव ही नहीं है एनपीए का, आपको तो एआरसी बनानी है और आपको तो आज के आज पैसा चाहिए, तो एनपीए डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है. उस केस में तो आप डेट सिक्योरिटीज रेज करेगा एआरसी और पैसा आपको दे देगा. तो यही बोला गया है कि आपको एनपीए क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है अगर जो कंपनी है उसने डेट सिक्योरिटीज के थ्रू पैसा रेज कर दिया है. तो इन सच केसेस, यार ये सब आप पढ़ लेना यार, ये बड़ा ही क्लरिकल प्रोसेस है.
ये सब आप करेंगे आज। आज होगा क्या आपका, ये नोट्स सारा आप रीड करेंगे। ये बड़ा ही कॉमन कॉमन से पॉइंट है, आप देखना। ठीक है, सेक्शन 15 बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 15 भी। मैनर एंड इफेक्ट ऑफ टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट। क्या आप मैनेजमेंट, अगर आप सृष्टि का कंपनी को मैनेज करना चाह रहे हैं बैंक, तो मैनेजमेंट इज टेकन ओवर, उसके लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा दो न्यूज़पेपर में, एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक उस कंपनी का, सृष्टि का, जहां पर भी लोकल एरिया का जो भी न्यूज़पेपर है उसमें। और ये जो पब्लिकेशन है उससे मान लिया जाएगा सृष्टि के सारे डायरेक्टर्स को हटना पड़ेगा अपने आप, अलग से नोटिस नहीं दिया जाएगा। पब्लिक जो न्यूज़पेपर में नोटिस आया वही नोटिस मान लिया जाएगा कि आपको वैकेट करना पड़ेगा ऑफिस। In case of taken over management, will not be lawful for shareholders to appoint directors. No resolution shall be passed unless approved by secured creditor. No proceeding for winding up shall lie with the court except with the. अब यहाँ पर जो भी काम होगा इस कंपनी में, जो भी काम होगा वो सारा काम किसके इशारों पे होगा? सिक्योर्ड क्रेडिटर, दैट इज बैंक के इशारों पे होगा। सिक्योर्ड क्रेडिटर इज बाउंड टू रिस्टोर द मैनेजमेंट आफ्टर डेट इज रियलाइज। और जैसे ही सिक्योर्ड क्रेडिटर को सारा पैसा रिकवर हो गया, मैनेज करा उसने उसके बिजनेस को, सृष्टि के बिजनेस को 5 साल चलाया और 5 साल में 100 करोड़ रियलाइज हो गया, उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर की जिम्मेदारी बनती है कि ये बिजनेस किसको हैंड ओवर कर दे? सृष्टि को वापस से कर दे। अच्छा, बोला गया अगर किसी सिक्योर्ड क्रेडिटर ने, मतलब बैंक ने, अपना डेट को शेयर्स में कन्वर्ट करा लिया था, अपने डेट को शेयर्स में कन्वर्ट करा लिया था और कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ले लिया था कंपनी में, तो फिर आप देन सच सिक्योर्ड क्रेडिटर शिल नॉट बी लायबल टू रिस्टोर द मैनेजमेंट। तो उसको इसमें मैनेजमेंट को देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब तो आप ही ओनर है। मतलब अब क्या हुआ, डेट था 100 करोड़ का, आपने क्या किया, उसके डेट को शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया, मतलब आपने उस कंपनी के शेयर्स ले लिया। तो शेयर्स ले लिया, दैट मीन्स अब आपके पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ गया। तो अगर आपके पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ही आ गया तो अब आपको कंपनी का रिस्टोर भी नहीं करना है, मैनेजमेंट देने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज अब तो आपकी कंपनी हो चुकी है। तो अगर आपने डेट का कन्वर्जन कर लिया है शेयर्स में, तो यू बिकेम द ओनर ऑफ द कंपनी एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिस्टोर इट टू द मैनेजमेंट अगेन। ये था हमारा सेक्शन 16, ये भी इंपॉर्टेंट था। 15 सॉरी, मैनर एंड इफेक्ट ऑफ टेकन ओवर ऑफ मैनेजमेंट, ये भी खत्म होता है। सेक्शन 17, 18 एंड 20, 3-4 सेक्शंस बचे हैं। एक बार पहले यहां पर आप बताइए मुझे, क्या ये एकदम क्लियर हो रहा है? भाई बाकी लोग भी रिप्लाई करें प्लीज, बाकी लोग भी रिप्लाई करें। आज हमारा सरफेस ही कंप्लीट हो चुका है, सरफेस ही ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 2 सेक्शन बच रहे हैं। तो मैं, मेरे को लग नहीं रहा मैं आगे ले पाऊंगी अभी क्लास। जो 2 सेक्शन बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। आप लोग रीड करेंगे, बहुत इजी सेक्शंस हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है ना सरफेसी का, तो आप कोई सा भी सेक्शन उठा लो, बात वही हो रही है वो कॉन्सेप्ट की। इसमें नाम बड़े भारी भारी दे रखे हैं, अगर आपको नाम क्लियर नहीं होते ना, व्हाट इज फाइनेंशियल असेट, व्हाट इज सिक्योरिटी इंटरेस्ट, बोरोवर कौन है, लेंडर कौन है, ये सारी बातें अगर क्लियर नहीं हुई ना, तो ये चैप्टर बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी अगर वो कहानी याद है तो यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। सरफेसी खत्म हो रहा है, मैं कल से चालू कर दूंगी बैंकिंग रेगुलेशन या इंश्योरेंस एक्ट, दोनों में से एक एक्ट चालू करूंगी और वो खत्म भी करा दूंगी। तो ठीक है, या फिर चलो यार शाम का तो नहीं बोलूंगी मैं, अभी से ही होगा, अगर शाम को अगर मैं ले पाई क्लास तो मैं 1 घंटे पहले इन्फॉर्म कर दूंगी आपको। ठीक है, बाकी कल तो है ही हमारी क्लास 12 बजे सेम टाइम। ठीक है, आप ये बचा हुआ पोर्शन रिवाइज करिए, मैं रिवाइज भी नहीं करवा पाऊंगी अभी तो आपको। ठीक है, तो कल मिलते हैं 12 बजे।